बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले हम मौसम के हवाले से जानकारी देना चाहेंगे। आपको बता दें कि मौसम विभाग देहरादून ने पहाड़ के 3 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। बता दें कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनके द्वारा जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं ताकि लोगों को परेशानी ना पेश आए। अब अगर मौसम विभाग के हवाले से बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा पूर्वानुमान ये जताया गया है कि 3 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है, यानी कि जो हायर रीचेस हैं उत्तराखंड के वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और वहीं जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर बारिशें जो है वो हो सकती हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं उत्तराखंड से धनराज, मौसम के हवाले से क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी सिपन, बिल्कुल देखिए, एक बार फिर मौसम बदलने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि आज ऊपर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही बारिश भी हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बारिश हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है और वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और जिससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। जी मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। धनराज, बिल्कुल देखिए, जब इस तरह का मौसम बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, निवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहता है। जो ऐसी जगह है चिन्हित की गई है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो देखने में आता है कि जो भूस्खलन के मामले हैं या फिर मलबा सरकने के मामले हैं या सड़क टूटने के मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। और ऐसी जगहों पर पहले ही चिन्हित किया जाता है और वहां पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन भी लगातार समय समय पर बैठ के लेता रहता है और जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश देता रहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धनराज। उत्तराखंड से धनराज जो है वो हमें अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से। जिस तरीके से बताया गया है कि मौसम विभाग देहरादून द्वारा ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश होगी और ओलावृष्टि के भी जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, हायर रीचेस, हायर ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों की बात करें तो 3500 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का अनुमान है। और लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा तमाम इस तरीके से कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कतें ना पेश आएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे देहरादून की। तो बता दें कि देहरादून में आगामी 24 फरवरी को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में अगर बात करें तो विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विकास विभाग के उच्च अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बता दें कि इस बैठक के कार्यक्रम में संबंधित तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। वहीं पर 24 फरवरी को देहरादून के सर्विस स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उनके द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया जाएगा। देहरादून जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषि अर्पण सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए बूथ स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए।
बता दें कि उन्होंने सभी तहसील स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने सभी जिला उपाधिकारियों को अपने तहसील अंतर्गत कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिन्हित करते हुए मतदान प्रतिशत कम रहने का कारण और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी करते हुए मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। अभी जैसे आज मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है उसमें अभी हमारी प्रायोरिटी प्री इलेक्शंस यही रहता है कि वोटर टर्नआउट और इलेक्टोरल रोल जो है वो हेल्दी इलेक्टोरल रोल हमारा बने, उसमें सबके नाम जुड़ जाएं, जिनके जुड़ने हैं, जिनके कटने हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो एक बार बिल्कुल तरीके से हो जाएं और वोटर अवेयर हो जाए कि उन्हें इलेक्शन जब आ जाए, जब जिस दिन वोटिंग डे हो उस दिन आके अपना वोट डालें। तो यही अभी चल रहा है, स्वीप की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चल रही है। सभी एसडीएम्स को ब्रीफ किया गया है और एक रोस्टर तैयार किया गया है कि डेली क्या क्या एक्टिविटीज स्वीप जो आज अभी जैसे आज मेरे हल्द्वानी के दंगा प्रभावित क्षेत्र जो कि है बनभूलपुरा, वहां पर स्थित मालिक के बगीचे में बृहस्पतिवार को भड़की हिंसा में नगर निगम की कई सारी गाड़ियां उपद्रवियों द्वारा जलाई गई, जिसमें कि 4 जेसीबी मशीन, कई मालवाहक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। बता दें कि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया है कि नगर निगम का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा बवाल में मामले में 25 दंगइयों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिसके बाद की पुलिस उन्हें बेस हॉस्पिटल लेकर आई, जहां की उनका मेडिकल किया गया। इसके बाद सभी दवाइयों और दंगइयों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सप्लाई सामान्य कर दी गई है और सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम आज जो वहाँ प्रयास कर रहा है कि अपने जो हमारे क्षतिग्रस्त वाहन हैं, जला दिए गए वाहन हैं, उनको वापस लाया जाए। उनका मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन करते हुए आज शाम तक हम प्रयास करेंगे कि वसूली का नोटिस हम जारी करें। जो कल्पित हैं, जिनकी संपत्तियों से जिनसे वसूली की जानी है, ताकि उसकी भरपाई की जा सके। हमारा आज का प्रयास यही है कि आज शाम तक हम इसको नोटिस जारी कर देंगे। मैं पलायन शब्द की कोई पुष्टि नहीं करता हूँ। हल्द्वानी एक बड़ा कमर्शियल शहर है, इसमें बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आके भी कारोबार करते हैं। किन्हीं कारणों से हो सकता है अपने घर को वापस जा रहे हों, किन्हीं कारणों से हो सकता है कि वो कारोबार के सिलसिले में रुद्रपुर की ओर जा रहे हों, पंतनगर की ओर जा रहे हों। पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैं पलायन की पुष्टि नहीं करता हूँ। विभिन्न कारणों से लोग यातायात करते हैं, गमन करते हैं। कर्फ्यू होने के कारण यातायात की सुविधाएं थोड़ी रुकी होने के कारण कुछ लोग पैदल जाते हुए भी दिखे हुए हैं। गाड़ियां होती तो गाड़ी से चले गए होते। तो मैं पलायन जैसे शब्द का समर्थन नहीं करूंगा। मैं पलायन शब्द का समर्थन नहीं करता हूं। लोग अपने विभिन्न कार्यों से आवागमन करते हैं। कर्फ्यू था, कुछ गाड़ियां नहीं चल पा रही थी, तो हो सकता है लोग ऐसा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि ट्रेन पकड़ने के लिए लोग वहाँ काठगोदाम की ओर और वहाँ लाल कुआं की ओर गए, क्योंकि आपको ध्यान में है कि कल गाड़ियां हल्द्वानी स्टेशन नहीं रुकी थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के सटे गांधीनगर इलाके के लोग 8 फरवरी की हिंसा के बाद डरे हुए हैं। बता दें कि लोगों का कहना है कि 8 फरवरी के आगजनी के मंजर अभी तक उनकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। लोगों के अनुसार ये मंजर जो है वो भयभीत करने वाला है। हालांकि इस इलाके में अभी भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप भिष्ट ने डरे सहमे लोगों से बातचीत की है और इलाके के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बता दें कि बहरहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और लोगों को अब कर्फ्यू हटने का इंतजार है। हमारे पुलिस कर्मी हमारे ये सब सेवा में लगे हुए हैं और रातों में हमको नींदें नहीं आती है। इनके वजह से काफ़ी हमें तसल्ली है हमारी बहू बेटियों को यहाँ पे, और काफ़ी हम लोग डरे हुए लोग हैं, बाहर अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा काफ़ी लगी हुई है यहाँ पे, और इनके वजह से हम काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे रात में बाहर नहीं निकल रहे हैं, दिन में नहीं जाते हैं, कहीं आना जाना बंद है क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ होगी जो हमने भविष्य में कभी नहीं देखी। ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए थी जो आज हो रही है। ये बहू बेटियों में पुलिस वालियों को मारा इन लोगों ने, पुलिस वालों पर हाथापाई करी है, उनमें बदतमीजी करी है। ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए लोग आते हैं। अगर इन्हीं पे इतना अटैक करेंगे तो हम जैसे लोगों को समाज वालों का क्या होगा। वैसे क्या माहौल रहता है? माहौल यहाँ पर इस टाइम तो शांतिपूर्वक बना हुआ है,
इनके वजह से यहाँ पर सब शांतिपूर्वक है, सब सुरक्षा में है इस टाइम। ये जब तक हमारी पुलिस भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी भाई बंधु सब यहाँ पर जितने भी गांधीनगर के बच्चे हैं सब सेवा पानी में भी लगे हुए हैं, सब देखा भाली कर रहे हैं, दाएं बाएं सब देख रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं होने था सर, जो ये आज हुआ है 8 तारीख की, ये यादगार एक बन के रह गई है हमारे लिए भविष्य में। के मंजर के हिसाब से जो सीएम साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं शूट एंड साइड के, जो अतिक्रमण की कार्रवाई चली रही है पूरे उत्तराखंड में, और जिसको बाधा डालने में इन्होंने बाधा डाली मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, तो जो ऑर्डर दिए हैं सीएम साहब ने उसको देख के तो माहौल भी शांति है। बाकी जिस दिन 8 तारीख की घटना थी वो तो बहुत बड़ी भयभीत और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। किस तरीके से बर्बरता करी यहाँ पर आप लोगों ने, क्या ये बहुत उनकी तो बर्बरता की कोई हद ही नहीं थी, वो तो हर हद पार करना चाह रहे थे बर्बरता से। महिला कांस्टेबल से लेके पत्रकार बंधु गया, पुलिस क्या, पब्लिक क्या, सबको शिकार बना रहे थे वो, और उनको रोका यहाँ पर तब जाकर। ये कौन सा एरिया है, कितना दूर यहाँ से वो एरिया पड़ता ये बिल्कुल बॉर्डर है, बगल में, ये सामने देख लो आप, इस बिल्डिंगों से पत्थर और पेट्रोल पंप चल रहे थे। इन बिल्डिंगों तो पहले ध्वस्त होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए ऐसा ना, ये तो आज झगड़ा जो भी है सांप्रदायिक, चलो सरकार का चुनौती का जो भी था, ये निपट भी जाएगा कल को, तो आगे आगे भविष्य में आगे चल के हमारे मोहल्ले वासियों के बच्चों को जान का खतरा बना हुआ है। अभी क्या माहौल है, किस प्रकार से आप लोगों की रात गुजरती है, कैसा? अब तो हम जाग के गुजार रहे हैं रात अपनी। यहाँ पे बस एक डर का माहौल है, और जैसे भी रह रहे हैं बहुत लोग डरे हुए हैं यहाँ के। और जैसा ये हुआ है हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा खतरनाक माहौल हो जाएगा। और हम ही जानते हैं कि हम कैसे रह रहे हैं, खाने से परेशान है हमारे बच्चे, पीने से परेशान है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। और जैसे कि हम नगर निगम में ड्यूटी करने वाले, हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि हम तो खुद प्रशासन के लिए काम करते हैं ना, प्रशासन के लिए काम करते हैं। इन्होंने एकदम ही हत्याबाजी करी, चौखेबाजी करी, ऐसी उम्मीद नहीं थी इन लोगों से। मैं जो कि अतिक्रमण का अभियान पूरे शहर में चल रहा था, और हल्द्वानी मेन रोड और हमारा ये जो हीरा अपना होली ग्राउंड है, इसको भी अतिक्रमण के दौरान ध्वस्त किया गया। इसके साथ साथ ही लालडांट चौराहा है, वहाँ पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाया गया। इसी अतिक्रमण के क्रम में जब बनमूलपुरा क्षेत्र में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने निगम की टीम पहुँची, तो वहाँ पर सब लोगों ने मिल करके, वहाँ के कुछ उपद्रवी तत्वों ने मिल करके भारी भरकम मात्रा में एक सुनियोजित तरीके से पथराव किया। सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए, और उसके साथ साथ ही जो हमारे निगम के लोग गए थे वहाँ, उनको भी घेर करके उनको जलाने का प्रयास किया गया। पेट्रोल पंप से उन पर हमले किए गए, और आप ये समझिए कि एक प्रकार से सुनियोजित रूप से गाड़ियाँ जला करके चारों तरफ से उस क्षेत्र को घेर लिया गया। तो एक ये सुनियोजित चाल थी जो सरकार के खिलाफ थी। लोग चाह रहे थे कि प्रशासन को जो है सबक सिखाने का जो प्रयास लोग कर रहे थे, ये उपद्रवी लोग, ये इनकी हम निंदा करते हैं। और इसके साथ साथ ही जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। और जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, और वो चल भी रही है। हमने भी इस मामले में भी मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, और माननीय अजय भट्ट जी हमारे जो केंद्रीय रक्षा राज्य प्रबंधन मंत्री हैं, वे भी यहाँ आए थे। उनके माध्यम से लगातार यहाँ नज़र बनाई जा रही है। और अभी कल की एक खबर थी कि उस क्षेत्र में जो कार्रवाई हो रही है, और उसमें भी अवैध, भारी मात्रा में अवैध हथियार वहाँ बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ बहुत से लोग जो हमारे लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ चोटिल हुए हैं, और निश्चित तौर पर ये जो इन्होंने कार्य किया, इसकी सजा प्रत्येक उपद्रवी को मिलनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने खुशी जताई, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के संग अभिनंदन भी किया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर भट्ट को पुष्प गुच्छ भी दिए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा है कि महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने से सदन में राज्यसभा को सशक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी प्रत्याशी के तौर पर 15 फरवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बता दें कि राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का कार्यकाल पूरा होने के चलते 2 अप्रैल को खाली होने वाली सीट पर भाजपा हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत गाड़ू घड़ा कलश यात्रा बद्रीनाथ के मुख्य पांडव पांडुकेश्वर की टिहरी दरबार से रवाना हुई। बता दें कि 14 फरवरी पंचमी के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि के परंपरा के अनुसार तय हो गई। वहीं पर इसी परंपरा के तहत डिमरी पंचायत के कहकहूक धारी गाड़ू घड़ा कलश यात्रा को पांडुकेश्वर की टिहरी के लिए गमन किया गया। पंचायत के सुरेश डिमरी ने बताया है कि कपाट खुलने की तिथि
तय होने के पहले गाड़ू घड़ा टिहरी राज दरबार में पहुंचता है। जय बद्री विशाल, जय श्री कुबेर जी। आज ये जो गाड़ू घड़ा हमारे यहाँ इस पौराणिक मान्यता के अनुसार यहीं से इसकी शुरुआत की जाती है और यहाँ से लेकर ये आज नरेंद्र नगर टिहरी में जो यहाँ से ले जाया जाता है इस गाड़ू घड़े को, और 14 तारीख बसंत पंचमी के दिन श्री बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि वहीं से घोषित की जाती है, वहीं से तय की जाती है। भगवान बद्री विशाल का कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो भगवान के गाड़ू घड़ा प्रस्थान से शुरू की जाती है और आज इसका प्रथम पड़ाव कल शाम को पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर में था और आज ये यहाँ से प्रस्थान करके डिम्बर के लिए जाएंगे और वहाँ से डिम्बर से हम कल नरेंद्र नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस तरीके से ये कार्यक्रम जब नरेंद्र नगर गाड़ू घड़ा पहुँचेगा तो इस वर्ष की जो यात्रा काल की तिथि है वो घोषित की जाएगी बसंत पंचमी के दिन। और उसी दिन हमारे यहाँ एक पर्व और मनाया जाता है, गाड़ू घड़े का जो तेल पिरोने की तिथि है वो भी इसके साथ साथ घोषित की जाती है। और डिम्बर गांव में 106 वर्ष से जो रामलीला चली आ रही है उसकी तिथि भी बसंत पंचमी के दिन घोषित की जाती है। ये सारा कार्यक्रम एक साथ संपादित किया जाता है। रुड़की की ओर बढ़ेंगे। बता दें कि रुड़की में बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर युवती का मोबाइल छीन लिया। पूरी घटना जो है वो गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीएसएम तिराहे की है, जहां पर कि युवती एक कंपनी में नौकरी करती है और अपनी बहन के लिए दवा लेने जा रही थी। बता दें कि युवती ने शोर मचाने पर मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़कर जमकर धुनाई की। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। वेतन की वृद्धि और सहकर्मियों की नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के उपनल और टीडीएस कर्मचारियों ने हड़ताल की। उपनल और टीडीएस के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में पंजीकरण और बिलिंग काउंटर पर धीमी गति से कार्य होने की वजह से लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि हड़ताल को देखते हुए दूसरे पटल पर काम करने वाले कर्मचारियों को फौरन बिलिंग और पंजीकरण काउंटर पर तैनात किया गया। उन्होंने उपनल और टीडीएस कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा है कि अस्पताल में इमरजेंसी की स्थिति कभी भी बन जाती है और यहाँ पर हर मरीज जो है वो दुखी अवस्था में आता है, तो कर्मचारी जो है वो अपने काम का ध्यान रखते हुए हड़ताल में भाग लें। हाँ देखिए, बिल्कुल ये उपनल और टीडीएस जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनकी आज एक हड़ताल स्ट्राइक कॉल की गई है, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं तो वो शासन से हैं और हम अपने लेवल पर इसको हमारे मरीजों पर इसका असर ना पड़े, क्योंकि यहाँ दून मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा मरीज दूर पहाड़ से या आसपास के ज़िलों से आते हैं। तो इन सबको देखते हुए हम लोगों ने कुछ जो हमारे दूसरे पटल पर कर्मचारी काम करते हैं उन सबको भी इमीडिएट जो हमारे बिलिंग सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, वहाँ पर उन लोग की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई है। और बाकी सभी से अपील करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो जो हड़ताल में इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहें वो करें, लेकिन अपने काम का भी ध्यान रखें, क्योंकि मेडिकल केयर हमेशा एक इमरजेंसी ब्रांच रहती है। यहाँ पर मरीज़ एक हमेशा दुखी अवस्था में आता है, तो इन सबको ध्यान रखते हुए हड़ताल में आगे पार्टिसिपेट करें। लेकिन इसमें जो हमारा अपना कार्य है उसमें सभी को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है और एक व्यवस्था ठीक रहे इसकी पूरी कोशिश की। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने सचिवालय का कूच किया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया गया। सफाई कर्मी ठेकेदार प्रथा को समाप्त करने, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने की मांग कर रहे थे और इन लोगों का आरोप था कि वो अपनी मांगों को लेकर कई शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही।
को सबसे नमस्कार करना चाहता हूँ और पत्रकार बंधुओं को। मेरा नाम कुलदीप है, मैं नगर पालिका मुनिकृति से। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर सचिवालय कूच करने के लिए और कई बार हमने डीएम एसडीएम अपने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, गिरफ्तारी दी है और अभी तक कोई भी धामी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जिसको हमें कोई सफलता मिले। हमारा कहना यह है कि अगर धामी सरकार आज कोई भी निर्णय नहीं लेती, आज अंतिम युद्ध है ये, और कोई भी निर्णय नहीं लेती है आज सरकार, तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े और हम ऐसा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है जिसमें हम नाली सिवर सब चढ़ा कर रख देंगे। सारा कुछ यहाँ पर ठप रहेगा, सारा कुछ, सारी व्यवस्था सफाई व्यवस्था सारी ठप रहेगी। कोई भी पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार किया जाएगा जो कि सरकार अपने आप ही उसकी जिम्मेदार रहेगी। तो कई बार हमने सरकार को ज्ञापन कई बार दे दिए हैं हमने, जो कि उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। हमारा सड़क और जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं सारा कुछ हम गंद से सड़ा देंगे। पूरी बहुत बुरी स्थिति ऐसी कर देंगे जो कोरोना था ना, वो कोरोना से भी ज़्यादा हम इतनी महामारी ला देंगे शहर के अंदर कि इनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें। सबसे पहले मांग हमारी है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें। दूसरी मांग है हमारी ज़मीनों पे, जो सरकारी ज़मीनों पे हमारे लोग रह रहे हैं उनकी मालिकाना हक दिया जाए और वन टाइम सेटलमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। और जो हमारी मांग है रियाल कमेटी जो है उसको लागू किया जाए, जो इनकी गठित हुई थी 2 वर्ष पहले ये कमेटी गठित हुई थी, डॉक्टर ललित मोहन रियाल कमेटी गठित हुई थी, उसको जो है बिल्कुल लागू किया जाए। अपन दे चुके हैं, सरकार की तरफ से क्या मिलता है आश्वासन? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, किसी तरीका भी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कई बार उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं राणा कोटी, उन्होंने हमें पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि 21 तारीख को हम आपकी वार्ता कराएंगे। ऐसा कोई भी वार्ता उन्होंने नहीं कराई हमारी, जिससे कोई भी हमें जो आश्वासन मिल पाता। किसी तरीका कोई भी हमें वो नहीं है आश्वासन। मंगलौर में दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर चलती कार का टायर फटने से कार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और एक बाइक से टकरा गई। इस हादसे में 2 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों का पंचनामा कर घायल को अस्पताल के लिए पहुंचाया। बता दें कि दोनों मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले थे। राजधानी देहरादून में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कि जिलाधिकारी सोनिका ने लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने करीब 130 शिकायतें सुनी और इनमें कुछ शिकायतों का उन्होंने मौके पर हल किया, जबकि अन्य समस्याओं के लिए निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया। जनता दरबार में अधिकतर शिकायतें जो है वो जमीन विवाद, बिजली विवाद, पानी और घरेलू विवाद से जुड़ी हुई रही। हमारे यहाँ करीबन आज 130 शिकायतें आई हैं। अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन हमेशा जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड शिकायतें हैं वो काफ़ी रहती हैं और उसमें भी कुछ सिविल कोर्ट के मैटर्स होते हैं, कुछ आपसी बाउंड्री के इश्यूज़ होते हैं, कब्जे के इश्यूज़ होते हैं। अलग अलग तरह की शिकायतें आ जाएंगी। हम कोशिश करते हैं कि तत्काल उनका निस्तारण हो। और बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें या तो कहीं कोर्ट केस चल रहा है या सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें फिर आगे कार्रवाई हमारे स्तर पर पेंडिंग है। उत्तराखंड में आए दिन स्कूल बसों में हादसे होते रहते हैं, जिस पर कि अब परिवहन विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया है कि स्कूल बसों और कैब में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाया जाता है, जिससे कि हादसे होने की संभावना है। परिवहन विभाग समय समय पर इन पर कार्रवाई भी करता है और जागरूकता करने के लिए स्कूलों में कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक क्षमता से अधिक बच्चे अपने वाहनों में बिठाते हैं और अब ऐसे वाहनों पर परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जल्द ही ऐसे वाहनों को चालान के साथ साथ सीज भी किया जाएगा। वाहनों में शिकायतें रहती हैं, जैसे स्कूल के बस हैं या वैन हैं,
कई लोगों को शिकायत होती है कि जो क्षमता होती है उससे अधिक सवारी या बच्चे बैठा रहे हैं, वो इससे दुर्घटना होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने एक अभियान भी बीच में चलाया था, स्कूल के वैन हैं उनकी वेरिफिकेशन का ड्राइव भी चलाया था। तो अब ये शिकायतें कम हो रही हैं, चालान चूँकि ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा विजिबल हैं, रोड पे ज़्यादा हम टाइम गुजार रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो आप बता रहे हो कि ज़्यादा सवारी ढोने की, उसका चलन कुछ कम हो रहा है। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जितनी निर्धारित क्षमता गाड़ी में बैठने की है उतने ही बच्चे उस गाड़ी में बैठें। स्कूल तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।